फॉरेस्ट का इंटरव्यू दिया, मींस सिविल का क्वालिफाई ना होना, फिर 21 का क्वालिफाई ना होना, कंटिन्यूअस फेलियर थे। और जब एक लड़की तैयारी करना शुरू करती है ना, तो पूरा समाज को एक और ले जाने का निर्णय बिल्कुल होता बिल्कुल। है वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऐसे पॉडकास्ट में जो सामान्यतः दूसरे पॉडकास्टों जैसा नहीं है। सामान्य बातचीत होती है हमारे बीच में और उस बातचीत से शायद आपको कुछ सीखने को मिले, ऐसा हम सोचते हैं। तो हम उन लोगों को बुलाते हैं अक्सर जो न केवल सपने देखते हैं बल्कि उन्हें साकार भी करते हैं। आज हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत उपलब्ध है, श्री किरण कुशवाहा जी। इन्होंने MPPSC 2022 की परीक्षा में असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन का पद प्राप्त किया है और ये हमारे साथ सहपाठी भी रही हैं। तो इन्हें देखकर हमने हमेशा कुछ ना कुछ सीखा है और हो सकता है इस बातचीत से आपको भी कुछ सीखने का मौका मिले। नमस्ते किरण जी। नमस्ते। ठीक है, तो किरण जी के बारे में मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी की मालिक रही हैं और बहुत ही एक संघर्ष से इन्होंने सफलता पाई है। तो बातचीत की शुरुआत करता हूँ। पहली बात तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है उस मुकाम पे पहुंचकर जो शायद मेरा सपना उतना नहीं था, मेरे परिवार का, मेरे अपनों का सपना था। और जो परिवर्तन का सपना भी मैंने देखा था, उसकी शुरुआत मैंने यहाँ से की है। चलिए, ये तो खैर शुरुआत है रास्ते की। आपको शायद इस क्षेत्र में जाकर बहुत कुछ अच्छा करना है ताकि हम भी पेपर में कभी आपका नाम देख के बोल सकें कि हम इनको जानते हैं। जी। चलिए ठीक है, तो हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। पहले तो पढ़ाई से इतर मैं कुछ पर्सनल जैसे कि सवाल व्यक्तिगत जीवन से जुड़े जी। पूछना चाहूँगा कि आपने किस क्षेत्र से आप आती हैं एक तो, और दूसरी बात आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई है? आयुष जी, मैं एक्चुअली चंबल क्षेत्र से आती हूँ मेनली। डिस्ट्रिक्ट भिंड है मेरा। जी। पापा जी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो बाहर ही रहना हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा मेरी गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई। उसके बाद नर्मदापुरम में एक स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से मैंने अपनी आगे की एजुकेशन परस्यू की। और कंप्लीटली मैं नर्मदापुरम से ही, मतलब कंटिन्यूअस तैयारी भी मैंने यहीं रह करके की है, तो जुड़ाव तो मेरा इसी शहर से रहा है। अच्छा, तो स्कूल में आप फ्रंट बेंचर रही हैं कि बैक बेंचर रही हैं? स्कूल में मैं एजुकेशन के बैकग्राउंड से देखा जाए तो एजुकेशन में बहुत अच्छी रही हूँ, टॉपर रही हूँ, लेकिन बैक बेंचर भी रही हूँ अच्छा, क्योंकि मस्ती में बहुत थी हाँ, मैं। बैक बेंचर और टॉपर दोनों रही हैं। जी। बहुत हार्ड हिटिंग कॉम्बिनेशन होता है ये। ठीक है, बहुत कम लोग हो पाते हैं ऐसा, तो होना भी चाहिए। तो स्कूल के समय पे ही आपको MPPSC जैसी तैयारी का ख्याल आ गया था कि इसके अतिरिक्त आपको कहीं से प्रेरणा मिली, या आपने ये निर्णय कब लिया कि मुझे सिविल सेवाओं में जाना है? आई सी एक्चुअली मैं शुरू से ही एजुकेशन में अच्छी रही हूँ, पढ़ाई में बहुत अच्छी रही हूँ। तो मेरे भाई साहब एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो भी, तो उनका था कि तुम कुछ कर सकती हो तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए। अब उन्हीं का निर्णय था कि तुम इस क्षेत्र को ट्राई करो एक बार। हम्म। और जब मैंने इसकी तैयारी शुरू की तो एक लगन सी लग गई कि नहीं, अब इसको पाना है, हम्म। शुरू किया है तो। अच्छा, मतलब जैसे ही आप क्षेत्र में आई, उस क्षेत्र ने आपको इतना आकर्षित कर लिया। वो कहते हैं ना कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा अब मजा आ रहा है। है। चलिए ठीक है, तैयारी में मजा ढूंढना है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, बोझ के साथ कुछ काम करोगे तो मेरे ख्याल से हो नहीं पाएगा। सही कह रहा हूँ किरण जी? जी। ठीक है, तो MPPSC के लिए कोई खास व्यक्ति प्रेरणा रहा है क्या आपके लिए? कोई खास ऐसा कोई मार्गदर्शक या टीचर जिसने आपको प्रेरित किया होगा कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, या आप में कोई पोटेंशियल है? संघर्ष की प्रेरणा तो मुझे अपने बड़े भाई साहब से ही मिली, क्योंकि मैंने उनकी तैयारी के दौरान, वो बैंक में प्रोविजनल ऑफिसर के रूप में चयनित हुए थे 2012 में। उनका संघर्ष मैंने बहुत करीब से देखा था। इसके बाद जब 2016 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का 2012 का आई थिंक रिजल्ट आया था, उसमें हमारे ही शहर से जो ओम बड़कुर सर हैं, जी जी बिल्कुल। उनका सिलेक्शन हुआ था। तो उनकी जर्नी को मैंने बहुत करीब से देखा हुआ था, तो वो इस क्षेत्र के लिए मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल आप जानते भी होंगे शायद, ओम बड़कुर सर हैं, वो शायद पूरे शहर के सभी अभ्यर्थियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इसके प्रेरणा की बात हो गई है, अब मैं बात करना चाहूँगा परीक्षा की। जी। और जो परीक्षा आपने दी है वो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा, जिसके 3 स्तर होते हैं और तीनों स्तरों को पास करना बहुत कठिन काम होता है, और आपने ना इनको पास किया है और एक अच्छे पद को भी प्राप्ति की है। तो इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पहला जो स्तर है, जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम अभ्यर्थियों के बीच में से छन्ना कहा जाता है,
जो कि जो नॉन सीरियस जी। अभ्यर्थी हैं उसको छन्ना लगा देते हैं ताकि सीरियस लोग ही मेंस में जा जी। सकें। तो इस छन्ना परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा की एक तैयारी आपने कैसे की? एक समग्र हमें दृष्टिकोण बता दीजिए, क्योंकि अधिकतर बच्चे होते हैं वो कहते हैं हम 1 नंबर से रह गए, हम 2 नंबर से रह गए। तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। मेरी शुरू से ही ये रहा है कि मैं मतलब सिलेबस को बहुत डिवीज़न कर देती हूँ, बहुत टुकड़े कर देती हूँ सिलेबस के। किस जगह पे बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत कम आउटपुट निकलेगा, बहुत कम मेहनत करके बहुत ज़्यादा आउटपुट निकलेगा और कुछ चीज़ें जो एवरेज हैं। तो मैं मेहनत वहाँ करती थी जहाँ बहुत कम मेहनत करके ज़्यादा आउटपुट निकलेगा, प्लस सेम मेहनत सेम आउटपुट, जैसे कि साइंस टेक्नोलॉजी, जनजाति और करंट अफेयर्स। यहाँ लगभग सेम मेहनत है, सेम आउटपुट है। एमपी कम मेहनत है, बहुत ज़्यादा आउटपुट है। तो मैंने अपनी तैयारी को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया था। मतलब एमपी की तैयारी और जो यूनिट 9 है, यूनिट 10 है, जनजाति की, सूचना प्रौद्योगिकी की, करंट अफेयर की, जी। जो 3 यूनिट है वो उन पे आप हाँ। फोकस करेंगे तो शायद आपका कन्वेंशनल सब्जेक्ट छोड़ के, हाँ। कन्वेंशनल सब्जेक्ट ज़्यादा मेहनत मांगते जी। हैं। हिस्ट्री पढ़ते-पढ़ते लोग बूढ़े हो जाते हैं, मैंने सुना है। उनकी तैयारी केवल तब बहुत अच्छी की जा सकती है जब आपने प्रीलिम्स के पहले मेंस की तैयारी कर रखी हो। हुँ, जैसे कि मैंने कर ली थी हुँ, ऑलरेडी, मेंस की तैयारी मेरी लगभग हो चुकी थी। हुँ, तो प्रीलिम्स में फिर मैं सिर्फ फैक्चुअल बुक रीड करती थी उन हुँ, सब्जेक्ट्स के लिए। और एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो नॉर्मली बच्चे मिस कर देते हैं, वो है ओल्ड क्वेश्चन। एमपीपीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिसमें 50 क्वेश्चन हमारा जो सिविल सर्विस का सिलेबस है प्रीलिम्स का, उससे ओवरलैप करता हुँ, है। और हर वर्ष वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस हुँ, वर्ष 2025 का पेपर जब मैंने देखा था, हालाँकि वो पेपर मैंने दिया नहीं था, हुँ, हुँ, क्योंकि मेरा संघर्ष लगभग ये था कि अब यहाँ पहुँच चुके हैं, 23-24 का इंटरव्यू है, तो इसलिए मैंने उसको स्किप किया। लेकिन इस पेपर में मैंने देखा 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपीट हैं, हुँ। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पीवाईक्यू का आप सहारा ले सकते हैं जी। इसमें। मतलब एक सामान्य और छोटी-सी बात ये है, ये तो प्रीलिम्स की बात हो गई, क्योंकि प्रीलिम्स में मैडम ने एक समग्र आपको दृष्टिकोण विकसित कर दिया है और इस संदर्भ में मैडम ने यूट्यूब पर भी कई स्ट्रैटेजी बता चुकी हैं, तो आप इनके नाम से अगर सर्च करेंगे, तो आपको इनकी स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स और मेंस स्पेसिफिक पता चल जाएगी। तो फिर दूसरे पड़ाव की हम बात करते हैं, चूँकि मेंस होता है, 6 दिन की कठोर संघर्ष होता है एक। तो मेरा हर एक एस्पिरेंट से, या जो सफल हो चुका है या जो अभी तैयारी में है, एक सवाल ज़रूर होता है, चूँकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ। और एक सवाल होता है कि 6 दिन मैनेज कैसे होता है? खाना, पीना, सोना, रिवीजन, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है। एक्चुअली आयुष जी, वो संघर्ष 6 दिनों का नहीं होता है। वो पिछले 1 वर्ष का संघर्ष होता है, जिसे हमें परफ़ॉर्म करना होता है बिल्कुल। 6 दिन में। 6 दिन की मेरी कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी होती थी कि मैं जब तैयारी कर रही होती थी, तभी कुछ टॉपिक देख लेती थी कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है। और मैं हर जगह पे हेडिंग, सब हेडिंग की मेरी आदत रही है शुरू से। तो सिर्फ़ हेडिंग उस टाइम पे रिवीज़न करके जाती थी। जैसे मैं आई पेपर देके मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, 1 डेढ़ घंटा। उसके बाद मैं जो पार्ट मैंने डिसाइड किया है कि ये मेरा अच्छा है और इसमें मैं अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती हूँ, उसको पहले रिवाइज़ करती थी। फिर जो लेंथी पार्ट है, उसमें से कहाँ-कहाँ मुझे प्रॉब्लम है, वो चीज़ें रिवाइज़ करती थी मैं। जैसे कि सेकंड पेपर में पॉलिटी मुझे ठीक लगता बिल्कुल। है, अब सोशियोलॉजी अच्छा है, हुँ, कंपैरेटिवली हुँ। देखें तो। तो मैं पहले सोशियोलॉजी रिवाइज़ करूँगी, इस तरीके से मैं तैयार करती थी। अच्छा, और मतलब कि आपको अपने फ़ेवरेट सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट को, जो मैं कह सकता हूँ कि सिलेबस डाइसेक्ट करना आपको हाँ। बहुत ज़रूरी है। सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप अपने नोट्स या वो प्रिपेयर कर सकते हैं और उसी हिसाब से रिवीज़न कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ और आती है कि शॉर्ट नोट्स की भूमिका, कि हम कैसे सिलेबस को और छोटा करें। तो उसकी क्या भूमिका रही है आपके सिलेक्शन में? जी, आयुष जी। एक्चुअली मैंने ना आयुष जी, ना तो नोट्स बनाए थे, ना तो शॉर्ट नोट्स, मैंने दोनों का मिक्सचर बनाया था। मेरे नोट्स लगभग एक डायरी होती थी, जो हमारी छोटी पॉकेट डायरी साइज़ जी, की आती हैं, उसमें एक पार्ट मेरा 5 यूनिट कंप्लीट होते कंप्लीट थे। होती है। उसमें कुछ बेसिक टर्म्स होते थे, हेडिंग्स मैं बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ, जैसे कि कोई टॉपिक है, तो यदि क्वेश्चन आ गया, तो उसमें मुझे क्या-क्या लिखना क्या-क्या है। लिखना है? जैसे बिल्कुल, संविधान का हम एग्ज़ाम्पल ले लें कि बिल्कुल, संविधान की जो विशेषता है, बिल्कुल। जैसे कि संप्रभुता वाला जी। टॉपिक, ये क्या होता है? ये कहाँ से आया? क्यों अपनाया गया? हुँ, इसका महत्व क्या है? इस तरीके से उसकी हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग और सब हेडिंग्स। हेडिंग और सब हेडिंग, क्योंकि हेडिंग, सब हेडिंग जब हमें याद होती है ना, हुँ, तो हमें एग्ज़ाम में याद आ जाता है कि यार इसके अंदर क्या लिखना हुँ, हुँ, चाहिए। हुँ। डायमेंशंस हमें कवर करने हाँ, हैं जो। डायमेंशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जैसे क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि छोटे-छोटे क्वेश्चन 10-10 नंबर में पूछे बिल्कुल, जा रहे बिल्कुल, हैं। जैसे बिल्कुल। बाबरनामा पूछ लिया, बिल्कुल, बिल्कुल, नालंदा विश्वविद्यालय पूछ बिल्कुल। लिया।
तो अगर आपको ये पता है कि इसको तोड़ना कैसे है, बिल्कुल, तो फिर आप उसको 2 पेज तक ले जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपने वो टॉपिक नहीं भी लिखा है अपनी डायरी में, पर आपने उसको इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि आपको ये पता चल जाए कि उसको बाइसेक्ट कैसे हुँ, करना है, तो मेरे ख्याल से आप उसको जीत लेंगे। तो जी। शॉर्ट नोट्स, और मैम शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे चाहिए? टॉपिक कैसे मतलब आप जैसे कि आपने बताया कि हेडिंग और सब हेडिंग, तो ये तो जब आता है जब आपने पूर्व से जो आपने बड़ी किताब है, आपके नोट्स हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़े हों और केवल रिवीजन के लिए आप हेडिंग, सब हेडिंग का सहारा लें। एक्चुअली आयुष जी, ये जब आपने बुक पढ़ी हो प्लस उस पे समझ बना ली हो बहुत अच्छे से, किसी भी टॉपिक को यदि आपने समझ लिया है, तब आप केवल हेडिंग पढ़ के काम चला सकते हैं। बिल्कुल, यदि आपने टॉपिक केवल पढ़ रहे हैं, और कई लोग ऐसा करते भी हैं कि पढ़ रहे हैं, पहली रीडिंग में ही नोट्स बनाना शुरू कर दिए, दूसरी रीडिंग में ही नोट्स बनाना शुरू बिल्कुल। कर दिए। मैं आपको बताऊँगी, जब मैं 19 का अटेम्प्ट दे रही थी, मैंने कम से कम 5 बार लक्ष्मीकांत पहले पढ़ी, उसको बिल्कुल। हाइलाइट किया। उसके बाद मैंने बुक में ही मेरी आदत थी कि बुक में जो मार्जिन एरिया होता था, हुँ, उसी में मैं लिख लिया करती थी कि बिल्कुल, यहाँ से क्या मेन हेडिंग आ सकती है। तो इस तरीके से पहले मैंने बुक्स को लिखा, बुक्स में हुँ, ही चीज़ें कवर की, उसके बाद वो नोट्स में आई। ठीक है। तो आपको मेन जो नोट्स है आपका, जो बड़ा नोट्स जिसको हम बोलते हैं, जो मानक बुक्स हैं या मानक हुँ, नोट्स हैं, उनको आपको बहुत ज़्यादा बार पढ़ना है। उनसे एक रिश्ता गहरा करना है, तब जाके आपको उस रिश्ते का कुछ ना कुछ फल मिलेगा, मतलब शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। तो पहली बात तो यही है कि पहली रीडिंग में मैम का कहना है कि आप शॉर्ट नोट्स ना बनाएँ, आप उसको समय दें। और यदि आपके पास वो समय नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप पहले सिलेबस कवर करें, सबसे पहले। हाँ। कई बार क्या होता है कि जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो मेंस कवर नहीं होता है उनका, तो वो उनके लिए क्या सलाह है जिनका मेंस कवर नहीं है, प्रीलिम्स दिया है जिन्होंने? इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि सिलेबस बाइसेक्ट जो है ना, वो सबसे अच्छा तरीका है। हुँ, जैसे मैंने 2024 में ऐसा किया था हुँ, कि नया सिलेबस था, केवल मेरे पास चूँकि मेरा 2022 का इंटरव्यू था और हुँ, उसकी डेट एक्सटेंड हुई थी लगभग 6 सितंबर को। जी, उसके बाद मेरी हो गई तबीयत खराब, जी, लगभग मैं सितंबर भर बीमार रही। तो उसके बाद 20 से 25 दिन मेरे पास मुश्किल से बचे हुए थे, अब कैसे तैयारी की जाए? तो उस समय मैंने एक चीज़ की थी जो वो बच्चे भी कर सकते हैं जो प्रीलिम्स जस्ट निकला है और उनके पास बहुत कम समय है। मैंने जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, नए हैं और जो कम समय में ज़्यादा आउटपुट आउटपुट दे दे सकते सकते हैं। हैं, जैसे कि हम उद्यमिता देखें। जी, उद्यमिता की पहली यूनिट अगर हम छोड़ दें, हुँ, तो तीनों यूनिट ऐसी हैं कि आप 1 दिन में कवर कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल, हैं। तो इस तरीके से निकाल लीजिए कि कहाँ कम मेहनत में आप बहुत ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे आउटपुट दे सकते हैं। सकते हैं। तो यही मैंने किया, फिर मैंने जैसे हिस्ट्री बहुत लेंथी सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर आपके नोट्स तैयार हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लूसेंट वगैरह, जैसे मैं लूसेंट का बहुत सहारा लिया हुँ, है हुँ, मेंस में 2024 वाले में, हुँ, क्योंकि बहुत कम समय है, आप बहुत ज़्यादा बड़ी बुक्स या नोट्स नहीं पढ़ सकते हैं। तो नो लूसेंट से एक बार मैंने कवर कर लिया तो 7 मार्कर तक लगभग कवर हो जाते हुँ, हैं। और इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि प्रैक्टिस, पेपर पेन प्रैक्टिस तो करते ही हम, हमें एक चीज़ और सीखनी चाहिए। हुँ, वो ये कि जब हमने कोई टॉपिक पढ़ा, एक बार आप उसका क्वेश्चन फ्रेम करके विजुअलाइज़ कर लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ आपको 3 मिनट पेपर पेन प्रैक्टिस में लग रहे हैं, पढ़ते-पढ़ते आप 20 सेकंड में वो काम कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ये तो मैं भी सलाह देता हूँ कि भई टॉपिक पढ़ते ही आपको क्वेश्चन खुद ही विजुअलाइज़ होना चाहिए कि ये मेरे किस सेगमेंट में आ सकता है। ये 7 मार्कर में आ सकता है, ये 10 मार्कर में आ सकता है या 3 मार्कर में। और उसकी एक आंसर की फ्रेमिंग। फ्रेमिंग भी कर लीजिए। तो उससे आपको अगर वो क्वेश्चन दिख जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं इस क्वेश्चन से रूबरू हो चुका हूँ जी। पहले। तो मेरे ख्याल से इतनी अनभिज्ञता नहीं लगती है। तो ये मुख्य परीक्षा की हमारी बातें थी, छोटी मगर मोटी बातें। तो कहना यही है कि सबसे पहले कोई ज़रूरी नहीं है, हर एक व्यक्ति का शॉर्ट नोट्स का तरीका अलग होता है। मैम ने कहा जैसे कि मैं जो नोट्स रहते थे, मुख्य नोट, उसके बाजू में जो मार्जिन रहता था, वहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख लेती थी। तो आप इस प्रकार की चीज़ें भी अपना सकते हैं। और चूँकि हर एक ताले की अलग चाबी होती है, जैसे ऐसे हर व्यक्ति या हर टॉपर का एक अलग अलग तरीका स होता है। तो आपको अपना तरीका विकसित करना है। और चूँकि आज मैडम आपने देखा होगा कि नोट्स मार्केट में कई टॉपरों के नोट्स घूम रहे हैं। वो बच्चे वो ले लेते हैं, वो पढ़ते हैं और बोलते हैं कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस पे क्या कहना है आपका? इस पे मेरा ये कहना है कि देखिए, उस व्यक्ति का कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल, जो उसका शायद बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेट कर रहा होगा। कोई सब्जेक्ट बहुत वीक होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाएगा। यदि कोई मेरे साइंस के नोट्स पढ़ना चाहे तो उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएँगे। क्यों? क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। बिल्कुल। मैंने सिर्फ़ कुछ कीवर्ड्स में लगभग, जब 10 यूनिट होती थी हाँ, 2020 बिल्कुल, वाले बिल्कुल। सिलेबस हुँ, में, मेरी 100 पेज में दसों यूनिट खत्म थी। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इसमें बेसिक अंदर की चीज़ें नहीं पढ़नी है। बेसिक फैक्ट पढ़ के जाऊँगी तो भी मैं चीज़ें लिख दूँगी। हुँ, वहीं कोई मेरे हिस्ट्री के नोट्स देखे तो वो शायद लोगों को लगे कि ये किताब है।
बिल्कुल। क्योंकि मेरा हिस्ट्री वीक था तो मैं उसको ज़्यादा पढ़ने को प्रेफ़र करती थी। हुँ, तो किसी के टॉपर के नोट्स आपको ये बता सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें डील करना है, लेकिन आप उनको पढ़ के टॉपर बने, ऐसा मुझे नहीं लगता कि संभव है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान रखते हुए नोट्स बनाए हैं। भाई अपनी पसंद के हिसाब से खाना खाता है ना व्यक्ति, दूसरे की पसंद के हिसाब से तो नहीं जी। खाता है, ठीक है ना? हमें दाल मखनी खानी है तो हम वही खाएँगे, दूसरे की दाल मखनी हम क्यों खाएँ? तो वही है नोट्स आप व्यक्तिगत रूप से आप स्वयं बनाइए। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम मैम के साथ बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी वार्तालाप चल रही है और बहुत सुंदर वार्तालाप चल रही है। और इस सुंदर वार्तालाप में इस वातावरण और इस माहौल का भी बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि हम इस इतनी सुंदर जगह पर बैठे हुए हैं। अभी हम नर्मदा हर्बल पार्क में हैं। माँ नर्मदा के दर्शन हमें बिल्कुल जस्ट सामने से ही हो रहे हैं और इतनी सुंदर दिख रही हैं माँ नर्मदा। और इस वीडियो में शायद मैं आपको उसकी क्लिप भी दिखाऊँगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उनके भी दर्शन कराना चाहता हूँ। किरण जी, मैंने ऐसा सुना है चूँकि हमारा सर्कल लगभग-लगभग सेम है जी। दोस्तों का, तो कुछ दोस्तों के माध्यम से मैंने ये सुना है कि जो 2022 का मेंस जो आपका क्वालीफाई हुआ है और जिसमें आपने पोस्टिंग प्राप्त की है, उसके समय आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ देखने को मिली थी। तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि वो क्या कठिनाइयाँ थी? आयुष जी, जब मैंने 2022 का मेंस लिखना स्टार्ट किया तो पहला पेपर तो सभी के लिए सरप्राइजिंग रहा, क्योंकि सडनली हाँ, आधे पेज की प्रैक्टिस के बाद एक एक पेज बड़ी आ कॉपी आ जाना। गई थी। हाँ, उसके बाद दूसरे पेपर में ये सरप्राइज रहा कि मैंने पॉलिटी बहुत अच्छे से तैयार करके गई थी, अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बना करके गई थी। पॉलिटी का टफ आ जाना, तो एक जो प्रेशर क्रिएट होना उसके साथ। तीसरे पेपर में मतलब 6 दिन 6 चैलेंजेस मैंने अलग-अलग फेस किए। जी, तीसरे पेपर में ऐसा हुआ कि मेरे कॉपी में जो बीच के पेज होते जी, हैं, क्योंकि साइंस की कॉपी पहले हाँ, 10 यूनिट की 10 एक यूनिट साथ की आती एक थी, साथ। तो बीच में से 4 पेज निकल गए। ओह! अरे! मतलब वो एक पैनिक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी कि अब क्या करूँ? बिल्कुल। फिर मैंने वहाँ जो इन्विजिलेटर थे, उनको बुलाया मैडम को। मैंने कहा मैडम ऐसी-ऐसी दिक्कत हो गई है। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बेटा आप पेपर पहले पूरा कर लो क्योंकि इसमें समय जाएगा, हम आपकी कॉपी को स्टेपल करा देंगे। और नेक्स्ट डे मैंने उनसे पूछा भी कि मैम क्या ये काम हो गया है? हुँ, और चौथा पेपर जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज भरा रहा हुँ, था, जो मेरी फ्रेंड मेरे साथ मेंस लिख रही थी उस दौरान, अ, वो शायद ना होती तो मैं चौथा पेपर देने नहीं पहुँच पाती और पाँचवाँ पेपर भी मेरा शायद ना दे पाती मैं। चौथे पेपर में मेरी मसल्स क्रैक कर गई थी हाथ की और मैं बमुश्किल ही 40 मिनट में 2 मार्कर, जिन्हें हम नॉर्मली 20 से 25 मिनट 20 में कर 15-20 मिनट में लिखते थे। 15 से 20 मिनट जी, मैक्सिमम बिल्कुल। में कवर करते हैं, जिन्हें मैंने लगभग 40 मिनट में कवर किया था। और उस समय मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि हाथ काम नहीं कर रहा है, मेरा पूरा हाथ इस तरीके से श्रिंक हो रहा था। तो अब ये चैलेंज था कि एक तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अगर आपने पेशेंस छोड़ा, तो जितनी उम्मीदें आप लेकर के आए हैं यहाँ, इतनी संघर्ष आपने किया है, वो कुछ पल में सब खत्म हो जाएगा। जितनी मेहनत की है वो कुछ सेकंड्स में सब खत्म हो बिल्कुल। जाएगी। तो फिर मैंने जैसे-तैसे अपने आप को सँभाला और एक हाथ से मैंने दूसरे हाथ को पकड़ा और इस तरीके से फिर मैंने अपना पेपर लिखना शुरू किया। कुछ क्वेश्चन मुझसे छूटे भी उस पेपर में, हालाँकि टफ क्वेश्चन थे कुछ, तो मुझे लगा कि इनको अटेम्प्ट करने से अच्छा है जो बन रहे बन हैं, रहे हैं उनको अच्छे वो से करें। अटेम्प्ट करूँ। और उसी समय रात को आकर के फिर मेरे साथ महिमा पाठक, जो 2019 में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुई हैं, और मेरी एक फ्रेंड मोनिका यादव, उन दोनों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। नेक्स्ट पेपर शायद ये 2 लोग ना होते तो मैं नेक्स्ट पेपर लिखने की स्थिति में भी नहीं थी, क्योंकि मेरा हाथ पूरी तरीके से बेंड हो चुका था, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो इस तरीके से कुछ मेरे मेंस गुज़रे और एक बस दिमाग में ये ख़्याल था कि ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है, एक परीक्षा यहाँ चल रही है, एक परीक्षा उसके दर पे चल रही है, दोनों को पास करना है। बनाए रखी, पॉज़िटिविटी रखी, इवन मैंने किसी को इस चीज़ के बारे में बताया भी नहीं घर पे हुँ, कि कहीं लोग परेशान ना हों। और इसके थ्रू मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहूँगी कि देखिए, कभी-कभी कुछ सडन ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड होती हैं। यदि उस दिन मैं हार जाती, शायद वो 40 मिनट जाने के बाद अगर मैं हिम्मत तोड़ देती, तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठी होती आपके सामने। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप पॉज़िटिव रहें।
और पॉजिटिव रहे बिना आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब पॉजिटिविटी की है सक्सेस की। तो देखा जैसे कि जब आप सफलता की राह में होते हैं तो आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर उन चुनौतियों के आगे आपने सर झुका दिया तो वो चुनौतियाँ जीत जाएंगी और आप हार जाएंगे। तो मैम के उदाहरण से बस यही सीखने को मिलता है, हमें चुनौतियों के सामने सर झुकाना नहीं है, सर उठाना है, चुनौतियों से आंख मिलाना है और कहना है कि तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकती, मैं सफल होकर दिखाऊंगा किसी भी कीमत पर। तो ये हमें यहाँ पर मोटिवेटिंग स्टोरी एक देखने को मिलती है। इसके अलावा मैम ये तो चुनौतियाँ ठीक है, एक वर्चुअल राक्षस हमारे सामने खड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं सोशल मीडिया। तो मैं खुद का उदाहरण लेता हूँ, मैं 6-8 घंटे फ़ोन चला लेता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता है, जबकि तैयारी के दौरान ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इस वर्चुअल राक्षस सोशल मीडिया से कैसे डील करें? एक्चुअली आयुष जी, मेरा वैसे भी मोबाइल चलाने में इंटरेस्ट कम ही रहा है, और जब मैं तैयारी कर रही थी, मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं थी। और व्हाट्सएप जो हमारे लिए थोड़ा-सा कहीं न कहीं ज़रूरी है, ज़रूरी भी नेसेसरी, हो जाता है कि आपको दोस्तों से जुड़ना है, कोई कंटेंट शेयर करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी भी हो ज़रूरी जाता चीज़ है। है। तो मैं ऐसा करती थी कि मैं खुद के नंबर से व्हाट्सएप नहीं चलाती थी। फैमिली में अगर मम्मी के पास कोई एक्स्ट्रा नंबर है, उससे चालू कर लिया, और उसको किसी जो अपने रेगुलर रूटीन में जो दोस्त जिनसे काम पड़ता है, उनके साथ शेयर कर दिया। तो इस तरीके से वो कहीं न कहीं सिर्फ़ यूज़फुल रहा मेरे लिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं बना। और फिर आता है यूट्यूब, क्योंकि हम यूट्यूब खोलते हैं तो एक बार हाँ, स्क्रॉल स्क्रॉल करते ही करते ही जाते जाते हैं, हैं। उसमें भी शॉर्ट्स की दुनिया है। तो उसमें मैंने ऐसा किया था कि उसमें एक ऑप्शन आता है हिस्ट्री पॉज़ करना और सजेशन पॉज़ करना। अच्छा, मैंने दोनों को पॉज़ किया था। जिससे क्या होता था कि मैं जब ओपन करती थी, मैं जो चीज़ सर्च करती थी, केवल वही ओपन होती थी, और अगर गलती से मैं रील्स देखना स्टार्ट कर दूँ, तो 5वीं रील के बाद वो सजेशन देना बंद कर देता था। अच्छा, रिकमेंडेशन नहीं देता था। तो इस तरीके से मैंने कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी को ही टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी से बचने का अच्छा, हथियार बनाया बिल्कुल, था। बिल्कुल। तो आप भी ऐसे कुछ ऐप्स या कुछ वो प्रयोग कर सकते हैं जो शायद आपके डिस्ट्रैक्शन को कम करे। और अंतिम तो ये है कि वो जो होनी चाहिए कि आप स्वयं से उसको करें, ठीक है ना? इच्छा खत्म होनी, जैसे मैम ने स्वयं से कंट्रोल किया कि आप कितने ही ऐप्स और कितने ही ताले लगा दें, यदि आपका मन वहाँ जाना चाहता है तो मैम जी। चला ही जाएगा। तो मैम आपका इसमें भी दृढ़ प्रतिज्ञा ही मुझे दिखती है, क्योंकि आज इतने भटकाव वाले युग में यदि आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो आपको बहुत पिछड़ा और समझा जाता है। लोग फोमो का शिकार हो जाते हैं कि यार हम तो पीछे रह गए। तो इस चीज़ से बचना भी आपकी एक बहुत बड़ी सफलता कही जाएगी कि आपने और दूसरों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए खासकर तो प्रेरणा का काम किया है। आयुष जी, इसमें मैं एक चीज़ बताऊँगी कि एक तो आपका डेडिकेशन, अगर आपका डेडिकेशन और प्रायोरिटी सेट है ना, तो आपको दिक्कत नहीं होती। मैं बताऊँ, मैंने रिज़ल्ट आया उसके बाद इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक सारी जगह अपने अकाउंट्स बनाना शुरू किया। लेकिन आज भी मेरा मन नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इस समय में मैं कुछ यूटिलाइज़ कर ऐसा सकूँ। कर सकती हूँ कि जो किसी के काम आ सके। जैसे कि मैं लेक्चर्स बना रही हूँ बच्चों के लिए, कि गाइडेंस दे सकूँ उनको। तो अभी भी मुझे लगता है कि शायद मैं उस समय को बर्बाद करने की जगह कुछ अच्छी जगह पर लगा सकूँ। जी, बिल्कुल। तो ये आप अपनी प्रायोरिटीज़ की बात है, अपनी प्राथमिकताओं की बात है। जीवन में अगर आपके उद्देश्य बड़े हैं तो शायद आपके लिए कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। फिर भी हम तो प्रयास करते रहेंगे, हम और आप जैसे लोग जूझते रहेंगे और मैम जैसा बनने की कोशिश करते रहेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न आता है हमारा डेली रूटीन से, दैनिक जी। दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? निशाचरों जैसी होनी चाहिए कि देवताओं जैसी होनी चाहिए? मेरी दिनचर्या, मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, मेरे घर में भी मम्मी-पापा की आदत है, वो सुबह 5 बजे खड़े होते हैं, रेडी होकर मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो मेरी भी वही आदत है कि सुबह 5 बजे खड़े होना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ करके मेडिटेशन करना, और उसके बाद अपना जो भी स्टडी है उसको स्टार्ट कर देती थी मैं। तो मतलब मेरा यही था कि 4 से 5 बजे उठना, स्टडी करना, फिर थोड़ा-सा ब्रेक लेना। दिन में मैं 2 से 3 बार नैप लेती थी, क्योंकि चूँकि 6 घंटे, 5 घंटे का भी सो रहे हैं, तो नैप आपकी बहुत 20 ज़रूरी बन मिनट की जाती है। नैप जो है आपकी 1 घंटे की नींद का काम करती है। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा होता था कि सुबह एक बार पढ़ा, फिर थोड़ी-सी नैप ली, उसके बाद दोपहर तक पढ़ा, फिर एक नैप ली, शाम को 6-7 बजे फिर से एक नैप ले ली। तो कहीं न कहीं मेरा नींद जो रात की होती ना, वो रिड्यूस हो जाती थी, और हर स्लॉट के लिए मैं फिर से री-एनर्जाइज़ हो तो जाती मैम थी। मैं इसमें एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपने, चूँकि आपने जैसे जर्नी करी है, जो पढ़ाई करी है, वो मैम घर पे रूम पे रहकर करी है कि लाइब्रेरी में जाना ज़्यादा आपने प्रेफ़र किया है? जब मैंने तैयारी शुरू की, तो शुरू में मैंने एक कोचिंग में जॉइन किया था, कुछ दिन बाद उनका सिलेक्शन हो गया वो सर का, तो वहाँ से जो मुझे सर्कल मिला, उनके साथ मैंने फिर लाइब्रेरी जॉइन की।
लाइब्रेरी में मैंने स्टडी स्टार्ट की। फिर जैसे जैसे एग्जाम पास आता गया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि लाइब्रेरी आने जाने में, और चूंकि वहाँ कंटिन्यूअस आप बैठकर पढ़ रहे हैं तो कुछ समय बाद आप बोर फील करने लगते हैं। तो फिर मैंने घर पे स्टडी करना स्टार्ट हुआ। घर पे ऐसा रूटीन होता था कि मम्मी हर चीज मुझे रूम में टेबल पे प्रोवाइड करा रही हैं, तो फिर मुझे लगता था कि मेरा समय कहीं बर्बाद हो ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने घर पे स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। तो जो जब तक मैं होशंगाबाद में अपने घर पर रही तब तक मेरा लगभग यही रूटीन रहा, और जब मैं इंदौर शिफ्ट हुई तो वो रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया था। वो शहर की आवश्यकता के अनुरूप अपन चीज़ें चेंज करते हैं। तो इंदौर की बात हुई, तो यहाँ पर एक इंदौर में एक ऐसा कुआं है जहाँ पर सब लोग खो जाते हैं, भंवर कुआं जो आप बात कर रहे हैं, जहाँ स्टूडेंट हब है भंवर कुआं और भोला जी। राम उस्ताद। तो कैसे इंदौर शहर का कैसा माहौल है? कुछ लोग तो इसे बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, जाना चाहिए हर एस्पिरेंट को, और कुछ लोग कहते हैं कि किसी को नहीं जाना चाहिए, एस्पिरेंट को तो खासकर। तो क्या आपका क्या इस पे विचार है? देखिए, संयम जो है ना, वो सबसे बड़ी जरूरत है हमारे जीवन की। अगर हम संयमित जीवन जी पा रहे हैं तो आप चाहे घर पर रहिए, चाहे आप इंदौर में रहिए, दोनों ही अच्छे हैं। अब जैसे कोचिंग अगर आपकी नीड है, आप चाहते हैं कि किसी इंस्टीट्यूट से गाइडेंस लें, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं। लेकिन वहीं पे एक जो लाइफ स्टाइल है ना वहाँ की, वहाँ का माहौल जो है वो थोड़ा सा अलग है। तो कहीं ना कहीं भटकाव भी वहाँ पर है। तो वहाँ पे संयम के बिना आप नहीं रह सकते। अब जैसे मेरा ये था कि मैं उस समय गई जब मेरा मेंस सर पे था बिल्कुल। अक्टूबर 2023 में मैंने शिफ्ट किया था, और दिसंबर 2023 में एग्जाम होने वाला था, यही 2022 वाला 22 का। मेंस, जो कि शिफ्ट होके जनवरी में हुआ। उसके जस्ट बाद मैंने 2023 का मेंस लिखा। उसके जस्ट बाद मेरा इंटरव्यू कॉल हो गया, तो इंटरव्यू की तैयारी, मतलब मैं जब गई तो मैं कंटिन्यूअस एग्जाम में उलझी एग्जाम रही। में उलझी रही आप। तो वहाँ जो भटकाव है उसमें मुझे भटकने का समय ही नहीं था, तो मैं भटक ही नहीं पाई। खाली समय नहीं मिला आपको। खाली समय नहीं मिला बच्चों को। मैं लेकिन यहाँ पे एक सलाह देना चाहूंगी कि देखिए, आपके पेरेंट्स जो है ना, बहुत उम्मीदों के साथ आपको वहां भेजते हैं। तो थोड़ा सा संयम रखिए और वाय को अपने मजबूत रखिएगा कि आपको यहाँ क्यों भेजा गया है। जिस दिन आप उससे भटक जाएंगे ना, तो आप जीवन से भटकने लगेंगे, आप अपनी तैयारी से भटकने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैम ने जैसे कि बात की कि कोचिंग का गाइडेंस और शहर की बात की है, तो शहर से फ़र्क नहीं पड़ता, शायद व्यक्ति से फ़र्क पड़ता है कि वहाँ आप किस उद्देश्य से जा रहे हैं और आपका उद्देश्य क्या है। क्या घूमना फिरना आपका उद्देश्य है? दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठकर टाइम पास करना आपका उद्देश्य है? रात को बैठकर फ़िल्म या मूवी बिंज वॉच करना आपका उद्देश्य है? या कहीं सिलेक्शन लेके अपने माँ बाप का सपना साकार करना आपका उद्देश्य है? तो हो सकता है कि हमारे अलग अलग उद्देश्य हों, और चूँकि जैसे आप हैं वैसा मैं भी हूँ, तो मैं भी ये सब चीज़ें करता हूँ, लेकिन हमें अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे जो हमें सीखना है और जो हम देखकर सीखते हैं मैम जैसे लोगों से। इसके अलावा मैम एक बात और चाहूँगा मैं, कि जहाँ तक है आपने कोचिंग या सेल्फ स्टडी, मतलब आपको कोचिंग आपने कोचिंग की है विधिवत पूरी प्रकार से, या आपने सेल्फ स्टडी मतलब कि विधिवत प्रकार से की है? तो क्या कैसा आपकी जर्नी में कैसे ये आए हैं, मतलब कि कोचिंग का ज़्यादा रोल रहा है या सेल्फ स्टडी का ज़्यादा रोल रहा है? मेरी जो जर्नी शुरू एक कोचिंग से हुई थी, लेकिन मैंने जैसे ही शुरू की तो वो जो सर पढ़ाते थे वहाँ पे उनका चयन हो गया, और वो इस सिटी को छोड़ करके चले और गए। इसमें एक बात क्लियर कर देना चाहूँ कि ये कोई बड़ी कोचिंग की बात नहीं हो रही, कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्तर नर्मदापुरम में ही। पर स्थानीय स्तर पर नर्मदापुरम में एक छोटी सी कोचिंग हुआ करती थी, जिसे जिसके एकमात्र संचालक थे वही सभी विषय पढ़ाते थे। तो उनकी उनके यहाँ से मुझे एक चीज बहुत अच्छी मिली, ग्रुप। मतलब ऐसे लोग मिले जो कंटिन्यूअस इंटरव्यू दे रहे थे या कंटिन्यूअस मेंस दे रहे थे। तो वो ग्रुप मुझे ऐसा मिला। उसके बाद शायद कोचिंग उतनी मायने नहीं रखी मेरे लिए, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत ज्यादा समय तक तो पढ़ा नहीं। शायद एक या दो सब्जेक्ट मुश्किल से कवर कर पाए होंगे मैंने। लेकिन जो ग्रुप रहा मेरा वहां से जो मुझे मिला, उसने पूरी तैयारी के दौरान मेरा साथ दिया, और आज भी मेरी जीवन की चुनौतियों में भी कहीं ना कहीं वो मुझे सलाह दे रहे हैं। जैसे कि जो मेरे सीनियर्स हैं, विपिन चौधरी जी हैं, नितेश पाल जी हैं, मनोज पाल जी हैं, इन्होंने कंटिन्यूअस मुझे गाइड किया। और मेरी जो तैयारी और कोचिंग का सवाल है, सेल्फ स्टडी का सवाल है, तो उस कोचिंग के बाद मैंने कंटिन्यूअस सेल्फ स्टडी ही की है घर पर रह करके। और प्रैक्टिस के लिए मैं 2018 में
होशंगाबाद से भोपाल अप डाउन किया करती थी हर संडे को। हम 8 से 10 लोग होते थे, टेस्ट देने जाना, लौट करके आना, फिर हफ्ते भर उन चीज़ों को तैयार करना। तो कुछ इस तरीके की जर्नी रही। फिर जब 2022 का मेंस आया तो मुझे लगा कि शायद कुछ नया इंदौर में होता हो, शायद इस इंदौर के लिए ही मेरा सिलेक्शन ना हो रहा हो। तो एक होता है ना कि बिल्कुल यार बिल्कुल मैम। शायद कुछ छूट हाँ, कुछ रहा हो छूट रहा हमसे। हो कुछ। तो फिर मैं 2022 के मेंस के दौरान इंदौर गई, वहाँ पे एक नया फ्रेंड सर्कल मिला और इसे किस्मत कहूँ, डेस्टिनी कहूँ या क्या कहूँ मुझे नहीं पता, पर मुझे सर्कल बहुत अच्छा मिला आयुष जी। हर जगह मतलब मुझे ऐसे लोग मिले कि उन्होंने हमेशा मेरी मदद की। वहाँ पे गई तो नए-नए लोग मिले, आंसर राइटिंग के नए तौर तरीके सीखे, नए प्रेजेंटेशन के नए तरीके सीखे और वहाँ पे मैंने मेंस तो नहीं, मेंस मेरा खुद सेल्फ ही रहा, लेकिन हाँ, इंटरव्यू गाइडेंस के लिए कुछ टीचर्स का सपोर्ट लिया था। तो इंटरव्यू में मैंने कुछ स्पेशली रहा है मेरा टीचर्स के साथ, बाकी तो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, मेरी मेंटरशिप में कह सकते हैं आप कि मेंटर्स के थ्रू मेरी तैयारी हुई है। टीचर्स नहीं, मेंटर्स। और शायद वो मेंटर दोस्त भी हो सकते हैं, वो जी। मेंटर आपका कोई घर परिवार का भी हो सकता है, वो मेंटर कोई भी हो सकता है। तो आप मेंटर्स के साथ संपर्क में रहिए, टीचर्स के साथ भी रहिए, और टीचर आपके मेंटर बन जाए तो उससे अच्छा कोई बात नहीं होगी। तो ये 2 पड़ाव की हमने बात कर चुके हैं। तीसरा पड़ाव होता है इंटरव्यू का पड़ाव। तो सबसे पहली बात तो लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि इंटरव्यू चूँकि एक मानसिक तैयारी भी है, क्योंकि लिखित परीक्षा में तो मैम क्योंकि हम लिखने पे ज़ोर देते हैं तो हम अपनी कॉपी को सुंदर दिखाने का रहता है। लेकिन हमें यहाँ पर खुद को अच्छा दिखाना है। तो पहली बात तो ये है कि कई जो हमारी फीमेल एस्पिरेंट्स हैं, वो ये सोचती हैं कि भई हमें किस प्रकार से मतलब कि ड्रेस अप करना चाहिए। तो इसमें कई प्रकार के ऑप्शंस रहते हैं। तो आपने क्या कैसे ड्रेस अप किया था, और दूसरी बात क्या हमें पहनना चाहिए? लड़कियों को नॉर्मली ये माना जाता है कि साड़ी जो है वो वियर करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, आप कंफर्टेबली वियर कर रहे हैं। अगर आप साड़ी वियर कर रहे हैं और आपको ढंग से कैरी करना नहीं आता है, तो आप साड़ी पहनेंगे वो उतना अच्छा लुक ऑड नहीं लगेगा वो। देगा और साथ ही साथ आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाएँगे, क्योंकि आपका जो फोकस है वो इंटरव्यू से ज़्यादा हाँ, अपने को खुद को साड़ी पे, सँभालने में खुद पे रहेगा। सँभालने पे रहेगा। तो वो चीज़ वियर करें जो आप कॉन्फिडेंट फील कराती हो। जो आपकी और पर्सनैलिटी में हाँ, निखार लाए, जो आपको आपकी अच्छा फ़ील कराए। पर्सनैलिटी में निखार लाए, साथ ही साथ आपको एक फॉर्मल लुक दे। बिल्कुल, बिल्कुल। चूँकि ये आधिकारिक तैयारी है और आधिकारिक पद पे जाने वाले हैं, तो एक आधिकारिक लुक के साथ आपके कॉन्फिडेंस को मेंटेन करें, ऐसी चीज़ें पूछना ऐसा चीज़ें होना चाहिए। क्योंकि लोग हमसे सवाल पूछते हैं, तो हम ऐसा पूछ लेते हैं, मैम से भी पूछा है हमने। और मैम, इंटरव्यू की तैयारी कैसे आपने शुरुआत की? क्योंकि इंटरव्यू की जर्नी एक अलग जर्नी होती है। तो कैसे आपने चीज़ें शुरुआत की, कैसे आपने चीज़ें करी इंटरव्यू के लिए? जैसे कि मैंने शुरू से अपनी तैयारी घर पे रह कर के की थी। मैंने 2022 के अटेम्प्ट जो मेंस था, उस समय पे इंदौर पहुँची थी जी। मैं। तो इंदौर में कुछ टीचर्स के संपर्क में आई और मेरे साथ में जो लोग इंटरव्यू दे रहे थे, सबसे ज़्यादा भूमिका उन लोगों की रही, जो मेरे साथ इंटरव्यू दे रहे थे। इसमें मैं 2 लोगों का नाम भी मेंशन करना बिल्कुल। चाहूँगी और इस वीडियो के थ्रू उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। थैंक यू शुभांग गुप्ता एंड थैंक यू मनोज पाल। शायद मेरी इंटरव्यू की जर्नी में और मेरी मेंस की जर्नी में इन दोनों लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही। आंसर लिखना सिखाया इन लोगों ने मुझे और इंटरव्यू में कैसे, चूँकि इन लोगों का 2 से 3 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था ऑलरेडी, तो वो एक्सपीरियंस इनने मुझसे शेयर किया और कैसे चीज़ों को टैकल करना है, कैसे आंसर्स देने हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने मुझे सिखाई थी। तो चूँकि देखिए, दोस्त अगर आपके अच्छे हों तो उनके साथ-साथ आपका भी बेड़ा पार हो ही जाता है। तो मतलब दोस्तों की काफ़ी भूमिका रही बहुत। आपको ये सिखाने में, बताने में। चूँकि हम उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसे दोस्त बनाएँ, या आपके दोस्त हों ऐसे जो आपको अच्छी गाइडेंस दे सकें, ना कि आपको टाँग खींच के एक स्टेप नीचे लाने का काम भी करें। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं हमारे होते हैं। जो हमें नीचे लाते हैं ऊपर ले जाने के अलावा। तो इंटरव्यू का कैसे प्रश्न पूछे गए थे आपसे मुख्य इंटरव्यू में? मतलब कैसा अनुभव था आपका? मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस रहा, फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस से पीजी किया, तो मेनली क्वेश्चन साइंस और पॉलिटिकल साइंस के इर्द-गिर्द थे और चूँकि मैं नर्मदापुरम से हूँ, नर्मदा जी के तट पर रहती हूँ, हुँ, तो नर्मदा जी से रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे हुँ, पूछे गए थे और ओवरऑल बहुत पॉजिटिव माहौल था इंटरव्यू का। तो जो लोग कहते हैं कि बिल्कुल इंटरव्यू में तो बिल्कुल ऐसे लोग बैठे हैं बिल्कुल कि आपको
नर्वस करने के लिए बैठे हैं, आपका मतलब आपको नीचे गिराने के लिए बैठे हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जब मैं एंटर हुई, बैठी वहाँ पर, सभी के चेहरे पे एक स्माइल थी। और सबसे हुँ, बड़ी बात, यदि आप जो पॉजिटिविटी दे रहे हैं, हुँ, हुँ, वो उस एनवायरनमेंट में रहेगी। तो यदि आप पॉजिटिविटी के साथ जा रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो वो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि आपको पॉजिटिव रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। जेंडर बायस होता है कुछ कि महिलाओं को कुछ अच्छा फ़ील कराते हैं, जैसे कि हमारी लड़की हो और लड़कों को फिर बताते हैं कि आओ भाई हम तुम्हें बताते हैं, ऐसा कुछ होता है, आपने फ़ील किया है? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। चलिए ठीक है, ये भी हमारे दोस्तों के सवाल हैं कि जेंडर बायसनेस होता है कि नहीं, पूछिएगा मैम से। इसके अलावा मैम ऐसा कुछ कुछ प्रख्यात बोर्ड होते हैं और कुछ कुख्यात बोर्ड होते हैं, तो ऐसा कुछ आपका मानना है कि कुछ बोर्ड में नंबर कम मिलते हैं या कुछ बोर्ड में नंबर ज़्यादा मिलते हैं? आयुष जी, नंबर जो है ना, वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी पॉजिटिविटी और आपका वे ऑफ डिलीवरी, आप हुँ, किस तरीके से आंसर डिलीवर कर रहे हैं, हुँ, इस पे डिपेंड करता है। तो यदि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को तैयार करके गए हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए, लोग क्या करते हैं कि जब इंटरव्यू डेट आई, उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी ग्रो करना शुरू करते हैं, और पर्सनैलिटी पे भी काम ना करके वो करंट अफेयर्स पढ़ना, एजुकेशनल बैकग्राउंड की चीज़ें पढ़ना, वो सब करते हैं। हुँ, पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ, हुँ, क्योंकि आप जिस पद पे जाने वाले हैं, जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ होने वाली हैं, हुँ, वहाँ चुनौतियाँ भी बहुत सारी होंगी, तो उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उन चुनौतियों से लड़ सके और विपरीत परिस्थितियों में बहुत अच्छे से काम कर सके। तो मेरा यही मानना है कि थोड़ा-सा हमें पर्सनैलिटी पे काम कर लेना चाहिए। मतलब इंटरव्यू व्यक्तित्व परीक्षण है, व्यक्तित्व पे काम किया जाए तो मेरे जी। ख्याल से इसमें सफलता पाई जा सकती है और ये सब अफ़वाहें हैं कि ऐसा कोई बोर्ड है कि जिसमें ऐसे कोई कई बोर्ड हैं जिनमें नंबर कम मिलते हैं। आपके ऊपर है, आपकी भूमिका है। इसके अलावा मैं आपसे प्रश्न करूँ तो तनाव की बात होती है एक, जी। चूँकि एक लंबी तैयारी है और मैं भी आपका संघर्ष को मैंने देखा है कि आप काफ़ी समय से संघर्ष जो है सफलता हमें संघर्ष के बाद मिली है। जो जिसे कहते हैं रातों-रात सफलता, ओवरनाइट सक्सेस, उसको आपने नहीं चखा है उसका स्वाद, आपने संघर्ष से सफलता पाई है। तो संघर्ष जब होता है तो तनाव भी होता है। तो इस तनाव को आपने कैसे प्रबंधित किया? जैसे कैसे मैनेजमेंट किया? एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैंने 2019 में तैयारी, मतलब मेरा पहला अटेम्प्ट 19 था। हुँ, तैयारी तो मैं उसके 1 डेढ़ साल पहले से हुँ, करना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद हमने कोविड का दौर हुँ, देखा। 2019 का अटेम्प्ट मेरा मेंस क्वालीफाई नहीं हुँ, हुआ, एक फेलियर। 2020 का मैंने फॉरेस्ट का इंटरव्यू दिया, मेंस सिविल का क्वालीफाई ना होना, फिर 21 का क्वालीफाई ना होना, कंटीन्यूअस फेलियर थे। एक डर भी था और तनाव तो आ ही जाता है। देखिए, एक लड़की हो या एक लड़का हो, लड़कों पे ज़िम्मेदारी होती है, उन्हें परिवार की ज़िम्मेदारी उठानी है। और जब एक लड़की तैयारी करना शुरू करती है ना, तो पूरा समाज को एक ओर ले जाने का निर्णय बिल्कुल, होता बिल्कुल। है वो। जैसे मैं मेरे परिवार में, मेरे आस-पास के लोगों में, जो मेरे नेटिव्स हैं, उनमें मैं पहली लड़की हूँ जो गवर्नमेंट सर्वेंट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सिविल सर्वेंट या फिर गज़ेटेड ऑफिसर, मैं पहली गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो यदि मैं तनाव के कारण पीछे हटती, तो शायद बहुत सारी लड़कियाँ जो मेरे पीछे आज कह पा रही हैं अपनी फैमिली से कि नहीं, हमें भी कुछ करना है, हुँ, हुँ, हमें भी शायद पढ़ना है, हुँ, या कोई भी फील्ड उनका जो चॉइस का है। तो अगर मैं पीछे हटती, तो बहुत सारी लड़कियों के लिए द्वार बंद हो जाते हैं। हुँ, तो इसलिए अपने आप को पॉज़िटिव बनाए रखा मैंने। इसमें भी मेरे दोस्त, मेरे परिवार, और ख़ास तौर पे मैं इसका क्रेडिट दूँगी मेरी मम्मी को, हुँ, जिन्होंने इतना संघर्ष सहा है जीवन में। लेकिन जब मेरी तैयारी की बात आई ना, उनके मुँह से मैंने कभी ये नहीं सुना कि शायद हो जाएगा। हुँ, उनके मुँह से हमेशा यही सुना कि बेटा, तू कर, मुझे पता है तेरा हो जाएगा। हुँ, मुझे भरोसा है तुझ पर, और मुझे भरोसा है अपने ईष्ट पर हुँ, कि वो ख हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल। तो घरवालों की भूमिका और दोस्तों की भूमिका तनाव प्रबंधन में होती ही है। तो यहीं से एक सवाल भी जन्म लेता है और जैसा कि मुझे पता है कि आपका बैकग्राउंड भिंड से है और चूँकि चंबल का क्षेत्र है और न्यूनतम लिंगानुपात भी है, तो वहाँ की एक फैमिली होना और वहाँ की फैमिली में एक लड़की होना और उस लड़की का इतने समय तक तैयारी करना और ना केवल तैयारी करना, एक पोस्ट लेना और वो भी एमपीपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम में पोस्ट लेना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इस स्तर पे महिला या एक लड़की होने के नाते आपको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? यहाँ पे मैं बताऊँगी कि
इस चीज़ को लेकर के संघर्ष मेरा तो बिल्कुल नहीं रहा। ये संघर्ष था मेरे परिवार का, मेरी बहनों का, मेरे भाई का, मेरे मम्मी-पापा का, क्योंकि हम 5 भाई-बहन हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। तो कभी मुझ तक चीज़ें पहुँचने ही नहीं दी गई। ऐसा होता है ना कि कोई आपके सामने ढाल बन के खड़ा हुआ है, तो वो है मेरा परिवार। मेरी बहनें जिन्होंने हमेशा लोगों के ताने भी सुने कि यार अब तो उसकी उम्र हो चली है, अब कर देना चाहिए। हमारे यहाँ नॉर्मली हुँ, 25 से पहले-पहले शादी हो शादी हो जाती है जाती और है मैं छोटी। प्लस हो चुकी हूँ, बिल्कुल, काफ़ी एज हो चुकी है उस हिसाब से। तो मेरे भाई साहब का ये था कि कर ली पापा जी अपन ने 4 शादियाँ घर में, 5 हुँ, भाई-बहन हैं हम। बिल्कुल। तो 4 शादियाँ कर ली, समाज को भी खिला दिया, बहुत कर लिया अब हमने। अब एक बार एक चांस लेके देखते हैं। हुँ, वो अपनी तरफ से पूरा दे रही है 100% तो हम अपने पीछे क्यों हटें? बिल्कुल। तो कहीं न कहीं इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका मेरे भाई साहब, मेरे पापा और मेरी मम्मी की रही कि जिन्होंने समाज के ताने भी सहे, हुँ, लोगों के प्रश्नों का भी उत्तर दिया और कुछ प्रश्नों को खामोशी से सुनते भी रहे, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं विश्वास था कि उनकी बेटी एक दिन उन सवालों का खामोशी से जवाब दे देगी। चलिए, तो आपने मैम का ये एक इमोशनली साथ ही एक मोटिवेटिंग ये चीज़ सुनी आपने। तो इससे ही एक चीज़ आती है कि ये तैयारी एक व्यक्ति की तैयारी नहीं है और ये सफलता भी एक व्यक्ति की सफलता जी, नहीं है। ये ये तैयारी एक पूरी परिवार की, पूरे समाज की तैयारी है और उसे बदलने की ताकत रखती है और ये सफलता भी पूरे समाज को बदलने की ताकत रखती है। जैसे मैडम ने भी कहा कि उनको देखकर कितनी उस क्षेत्र की लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी। आप सोशल मीडिया के ज़माने में आपको लगता होगा कि चीज़ें ऐसी नहीं हैं, लड़कियों को तो स्वतंत्रता है, लेकिन आप उन क्षेत्रों में जाकर देखिए जहाँ पर 16-17 साल में शादियाँ हो जाती हैं। तो उस क्षेत्र से आना, उस बैकग्राउंड से आना और एक सफलता अर्जित करना और लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और हम जैसे कि अब आपने इस पूरे हमारी यात्रा के दौरान जो हमारी बातचीत की यात्रा थी, उसमें आपने देखा होगा कि कितनी डायनामिक पर्सनैलिटी के ये मालिक हैं और एकदम बेधड़क हैं और उसी की झलक इनकी तैयारी में भी दिखती है। तो आप भी अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से विकास कीजिए कि आप मजबूत बन सकें और दूसरों से प्रेरणा ले सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैम का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बातचीत को हमारे साथ साझा किया। धन्यवाद। थैंक यू।